फ्लूइड डायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। फ्लूइड डायनामिक्स, तरल गतिकी। स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। स्टोक का नियम तथा सीमांत वेग। Let a viscous fluid is filled in a long cylindrical pipe। माना कि कोई शांत तरल किसी लंबे बेलनाकार पाइप में भरा हुआ है and a perfectly spherical object is dropped in the pipe। और एक पूर्णतः गोलाकार वस्तु को इस तरल में गिराया जाता है। Then its weight is acting vertically downward। इसका भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। Buoyant force act vertically upward। उत्प्लावन का बल ऊपर की ओर कार्य करता है। And a resistive force which oppose the change in velocity of the sphere। एक प्रतिरोधी बल जो कि इसके वेग में परिवर्तन का विरोध करता है will act in the opposite direction of motion। गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। If velocity, if mg is greater than buoyant force, यदि mg का मान उत्प्लावन बल से अधिक है, then resultant force will act vertically downward। तो परिणामी बल नीचे की ओर कार्य करता है। Therefore, viscous force will act in the opposite direction of resultant force। जिससे कि यह बल परिणामी बल के विपरीत दिशा में या गति की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। This viscous force depend upon following factors। ये शांता का बल निम्न घटकों पर निर्भर करता है। Instantaneous velocity of sphere at that time, उस क्षण उसका वेग कितना है। Second, radius of the sphere, इसके साइज पे डिपेंड करता है। And third, it depend upon coefficient of viscosity, और इसका मान तरल के शांता गुणांक पर निर्भर करता है। Greater the radius of the sphere, greater will be viscous force। त्रिज्या जितनी अधिक होगी शांता का बल उतना अधिक होगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक्सपेरिमेंटली इस कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो होती है 6 पाई। देन f इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। दिस इज द फार्मूला ऑफ विस्कस फोर्स फॉलिंग ऑन अ बॉडी इन द लिक्विड। जब कोई वस्तु तरल में गिरती है तो इस पर कार्य करने वाले शांता के बल का सूत्र है 6 पाई ईटा आर वी। व्हेन बॉडी मूव वर्टिकली डाउनवर्ड, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करती है, देन वेलोसिटी ऑफ स्फीयर कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। तो गोले का वेग लगातार बढ़ता जाता है। देयरफॉर विस्कस फोर्स आल्सो इंक्रीजेस, जिससे कि शांता का बल भी बढ़ता है। एंड वन कंडीशन एक्वायर्ड बाय द स्फीयर, एक स्थिति ऐसी आती है buoyant force and viscous force balance the weight of the body। शांता का बल और उत्प्लावन का बल वस्तु के भार को संतुलित कर लेते हैं। एंड एट दैट इंस्टेंट, और उस क्षण परिणामी बल शून्य होता है। रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स यूनिफॉर्म, और इसका वेग नियत हो जाता है। एंड इट्स वेलोसिटी कंटिन्यूअसली कांस्टेंट, और इसका वेग सदैव नियत होता है। दिस वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। इस वेग को हम सीमांत वेग कहते हैं। एट द इंस्टेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, एट इंस्टेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग की स्थिति में buoyant force plus viscous force is equals to weight of the body। Then formula of buoyant force is weight of liquid displaced by the sphere, गोले के द्वारा विस्थापित तरल का भार, which is equals to volume into density, and volume of the sphere 4/3 pi r cube, density of sphere rho naught, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, इंटू जी
plus viscous force 6 pi eta rv and mass of the block, mass of the sphere, गोले का द्रव्यमान, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 by 3 pi r cube into sorry, this is the weight of the liquid, so this is the density of the liquid, and mass is equals to volume into density. Let density of object is rho naught into g. Therefore 6 pi eta rv is equals to resultant weight 4 by 3 pi r cube g common ले लिया, rho naught minus rho l, लिक्विड की डेंसिटी इस टर्म को उधर ले गए, तो दिस इज डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. 2 से 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, पाई से पाई कैंसिल, r से ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर 2 टाइम्स, 3 को अपॉन में लेने पर देन टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग इज इक्वल्स टू 2 by 9 r square rho naught minus rho l into g upon eta. इस टर्म को नीचे ले गए, 3 eta को अपॉन में ले गए. देन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, यह सीमांत वेग का सूत्र है. देन टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, सीमांत वेग r स्क्वायर के समानुपाती है. If we take two sphere having radius r and 2r, then force experienced by the bigger sphere will be 4 times of smaller sphere. यदि r और 2r त्रिज्या के दो गोले लेंगे तो 2r त्रिज्या के गोले का सीमांत वेग, 2r त्रिज्या के गोले का सीमांत वेग छोटे वाले गोले की तुलना में 4 गुना होगा. टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर स्फीयर विल बी 4 टाइम्स दैट ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी. यह सीमांत वेग का सूत्र है. ये अपने डिस्कस किया टर्मिनल वेलोसिटी एंड विस्कस फोर्स. नाउ वी डिस्कस सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द टर्मिनल वेलोसिटी एंड स्टोक्स लॉ. स्टोक के नियम पर और सीमांत वेग पर आधारित कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे. Question: let an object is dropped from height h in a viscous fluid. Then its velocity remains constant throughout the liquid. Then find height h where velocity, coefficient of viscosity and radius of sphere are v, eta and r respectively. एक वस्तु को, पूर्णतः गोलाकार वस्तु को h हाइट से एक शांत तरल में गिराया जाता है जिसका सीमांत वेग v, शांता गुणांक ईटा और त्रिज्या r है. और जब यह गोला तरल में गति करना प्रारंभ करता है तो इसका वेग सदैव नियत होता है. Then what will be the height of sphere from surface of liquid? तो तरल की सतह से गोले की ऊंचाई कितनी थी?
जब उसे ड्रॉप किया गया था। अभी अपन ने टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा, vt इज इक्वल टू 2/9r² रो ऑब्जेक्ट माइनस रो लिक्विड अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये था फॉर्मूला। देन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, व्हेन वी ड्रॉप दिस स्फीयर, इस गोले को नीचे गिराया जाएगा, देन पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ वो इसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगा। पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, then then velocity at the surface of liquid will be under root of 2gh। ये वेलोसिटी की वैल्यू होगी, ये वेग का मान होगा जी। v is equals to under root 2gh। on substituting this value in this equation, यह मान इसमें रखने पर under root 2gh is equals to 2/9 r square rho naught minus rho l into g upon eta। on squaring both side, दोनों ओर वर्ग करने पर 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1/9 1/81 r square रो नॉट माइनस रो एल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड, रूट 2 का स्क्वायर, 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, 2/81 एंड r टू द पावर 4 रो नॉट माइनस रो एल स्क्वायर, g स्क्वायर से एक g कैंसिल हो जाएगा, g अपॉन eta स्क्वायर। This is the height h from which when a sphere is dropped, then its velocity remains constant। यह वह ऊंचाई है जिससे वस्तु को नीचे गिराने पर उसका वेग सदैव द्रव में नियत होता है, उसका वेग सदैव द्रव में नियत रहेगा। ये क्वेश्चन बेस्ड था टर्मिनल वेलोसिटी पे। Now equation of continuity, सातत्य समीकरण। Let a fluid is flowing through a tube of non-uniform cross-sectional area। माना कि कोई तरल एक असमान अनुप्रस्थ काट की नली में से प्रवाहित हो रहा है, फ्रॉम एंड ए टू एंड बी, सिरे ए से सिरे बी की तरफ। लेट प्रेशर एट ए ग्रेटर देन प्रेशर एट बी। ए पर अगर दाब बी से अधिक है, देन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड विल बी फ्रॉम ए टू बी। तो तरल के प्रवाह की दिशा ए से बी की ओर होगी। Net velocity at section A is v1 and its area of cross section is a1, while velocity of fluid at section B is v2 and its area of cross section is a2। Then you know that by law of conservation of mass, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से टोटल मास एंटरिंग
फ्रॉम सेक्शन ए इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ फ्लूइड इमर्जिंग आउट फ्रॉम सेक्शन बी। सिरे ए से जितना तरल नली में प्रवेश करेगा, सिरे बी से उतना ही तरल नली में से बाहर निकलेगा। देन m1 is equals to m2 and mass is equals to volume into density, आयतन into घनत्व, v1 rho is equals to v2 rho, rho is same, rho से rho cancel। then fluid entering from section A is equal to fluid emerging out from section B। volume is equals to area of cross section into length, area of cross section into length of the tube। then we take a very small segment here, यहां पर बहुत ही एक छोटा सा परिच्छेद लेंगे तो एक सेकंड में कितना लिक्विड इसके अंदर से एंटर कर रहा है। then we take L by T is equals to velocity of fluid at section A is equals to A2 into V2 mass flowing per second। एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले द्रव्यमान की मात्रा m है। then A1 V1 is equals to A2 V2। V is the velocity of fluid at that section, उस परिच्छेद पर वेग है। एक सेकंड में कितना वॉल्यूम अंदर जाएगा सेक्शन ए से, then we take velocity at that section, उस परिच्छेद पर हम वेग लेंगे। वेग इज ऑल्सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, एक सेकंड में तय की गई दूरी है। देन वी गेट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन यूनिट टाइम, एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले तरल का आयतन आ गया। एक सेकंड में कितना फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो है, दिस इज नोन एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले तरल की मात्रा है A इंटू बी इज इक्वल्स टू A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। वॉल्यूम है एक सेकंड में फ्लो होने वाले लिक्विड का, सो इट्स यूनिट विल बी मीटर क्यूब पर सेकंड, इसकी इकाई आ जाएगी मीटर क्यूब पर सेकंड। दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसे हम सातत्य समीकरण कहते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सातत्य समीकरण के अनुसार किसी असमान अनुप्रस्थ काट की नली में जब कोई तरल प्रवाहित होता है, when fluid is flowing through a tube of non-uniform cross sectional area, then product of area of cross section and velocity at that section, तो उस परिच्छेद पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल नियत होता है। that is greater will be the area of cross section, वहां पर परिच्छेदीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा lesser will be velocity, वेग उतना कम होगा। यानी जहां पर नली चौड़ी है, वाइड है ट्यूब, वहां पर वेलोसिटी कम होगी, वेग कम होगा, और जहां पर नैरो है ट्यूब वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी। ए और बी का प्रोडक्ट सेम होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यह सातत्य समीकरण है। वी डिस्कस वन क्वेश्चन ऑन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सातत्य समीकरण के ऊपर एक प्रश्न अपन हल करेंगे। let liquid water is flowing through a tap, एक नल में से पानी प्रवाहित हो रहा है, then area of this section of water flow, पानी के प्रवाह का यहां पर परिच्छेदीय क्षेत्रफल कितना होगा। let height of distance of this point from tap is h, नल से इस बिंदु की जो दूरी है वो h है। इस पॉइंट पर इसके सेक्शन का एरिया कितना होगा। लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टैप इज ए, नल के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। देन बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 is equals to a2 v2। a1 is area of cross section of tap, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल,
and V1 is velocity of water just coming from the section of tap. नल में से बाहर निकलने वाले तरल का वेग है. Then A into V, if V is given, V दिया हुआ है, then what will be area of cross section at point P? बिंदु P पर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा? And velocity by law of conservation of energy under root 2gh. Then A2 is equals to A into V upon under root 2gh. This is the area of cross section. जैसे जैसे फ्लूइड नीचे की तरफ फ्लो होगा, तरल जब नीचे की तरफ गिरेगा तो उसका वेग लगातार बढ़ता जाएगा. Its velocity continuously increases. इसका वेग लगातार बढ़ेगा. Therefore, अतः एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस. इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा. वेलोसिटी कितनी होगी यहां पर? If velocity is not zero here, यहां पर अगर वेग जीरो शून्य नहीं है तो इस सिचुएशन में v square is equals to u square plus 2as. Let initial velocity is v square plus 2gh, then v dash is equals to under root v square plus 2gh. a2 वापस से लिख देता हूं इसको. a2 into under root v square plus 2gh. v is nothing but the velocity of water just coming from the tap. नल से आने वाले पानी का वेग है ऊंचाई h पर. then a2 is equals to a into v upon v square plus 2gh. This is the area of cross section at lower point. ये नीचे वाले बिंदु पर जो वाटर की जेट आ रही है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इस पर अपन ने क्वेश्चन भी डिस्कस किया है. Now very important concept, बर्नौलीज थ्योरम. अब हम बर्नौली थ्योरम डिस्कस करेंगे. बर्नौली का प्रमेय, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली प्रमेय. According to Bernoulli's theorem, बर्नौली के प्रमेय के अनुसार, if liquid is flowing through a tube of non-uniform cross-sectional area, यदि कोई तरल किसी असमान अनुप्रस्थ काट की नली में से धारा रेखीय स्थिति में प्रवाहित होता है, fluid is flowing through a tube of non-uniform cross-sectional area in the streamlined condition, then sum of all the energies of unit volume is constant at each section of the tube. तो नली के प्रत्येक परिच्छेद पर इकाई आयतन की सभी ऊर्जाओं का योग अचर होता है. यानी यूनिट वॉल्यूम की जितनी भी एनर्जी है, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड प्रेशर एनर्जी, गतिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, उन सबका योग नियत रहेगा किसी भी सेक्शन पर. यूनिट वॉल्यूम की सभी एनर्जीज का सम कांस्टेंट रहेगा. लेट प्रेशर एट सेक्शन ए इज P1, velocity at section is V1, area of cross section is A1, and pressure at P is P2, velocity V2, area of cross section A2, and height of these sections
फ्रॉम रेफरेंस लाइन आर H1 एंड H2, माना कि इन परिच्छेदों की ऊंचाइयां क्रमशः H1 तथा H2 है, देन अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, तो बर्नौली के प्रमेय के अनुसार सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन की सभी ऊर्जाओं का योग नियत होता है P1 रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2, रो G H2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, रो G H2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G H इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मान नियत होता है। P इज द प्रेशर एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, P जो है इकाई आयतन की ऊर्जाओं का योगफल है। प्रेशर एनर्जी और डायमेंशन ऑफ वर्क डन इज नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम P इंटू V। तो यूनिट वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी P। दिस इज प्रेशर एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, यह इकाई आयतन की दाब ऊर्जा है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, तो यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी 1/2 रो v स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी mgh अपॉन v, m/v रो gh, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम। यह इकाई आयतन की स्थिति ऊर्जा है। तो सभी एनर्जीज का जो सम होता है ट्यूब के हर एक सेक्शन पर वो कांस्टेंट होता है। दिस द बर्नौलीज थ्योरम, यह बर्नौली का प्रमेय है। इफ ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल, यदि ट्यूब क्षैतिज है, देन हाइट ऑफ बोथ सेक्शंस विल बी सेम और 0, प्रत्येक परिच्छेद की ऊंचाई 0 है, देन P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम कांस्टेंट होता है। ग्रेटर द प्रेशर लेसर विल बी वेलोसिटी, जहां पर दाब अधिक होगा वहां वेग कम होगा, और जहां पर प्रेशर कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, वहां वेग अधिक होगा। फॉर एग्जाम्पल एटोमाइजर कणिक त्रिस का उदाहरण है। इन द फ्लिट पंप, फ्लिट के पंप में देयर इज अ ऑयल टैंक, ये एक ऑयल का रिजर्वायर है, एंड अ थिन ट्यूब इज अटैच्ड विद दिस रिजर्वायर। इसके साथ में एक पतली सी नली जुड़ी हुई है, एंड अ पिस्टन इज अटैच्ड फ्रॉम दिस ट्यूब, इसके साथ एक पिस्टन लगा हुआ है, एंड देयर इज अ नैरो होल, और यहां पर एक पतला सा छिद्र है। When we push the piston, जब हम पिस्टन को दबाते हैं, then air emerges out with very high speed, तो यहां से वेग, अत्यधिक वेग से वायु बाहर निकलती है। वेलोसिटी ज्यादा है यहां पर एयर की, therefore प्रेशर विल बी लेसर, दाब कम होगा, और यहां पर जैसे प्रेशर कम हुआ यहां प्रेशर ज्यादा है। दिस लिक्विड इमर्जिंग आउट फ्रॉम दिस नैरो ट्यूब, और इस पतली सी नली में से हाई स्पीड से ये तरल बाहर निकलेगा, और जब ये बाहर निकलेगा तो इस नैरो होल के कारण दिस स्प्लिट इन द स्मॉल पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा, और यहाँ पर एक स्प्रे होगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बर्नौली थ्योरम, ये बर्नौली के प्रमेय का एक उदाहरण है। इन द समर सीजन, गर्मी के मौसम में एयर ऑफ एटमॉस्फेयर बिकम्स हॉट, वायुमंडल की हवा गर्म हो जाती है, देयरफॉर प्रेशर रिड्यूस्ड, वायुमंडल का दाब घट जाता है, एंड एयर विल ब्लो,
फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और वायु अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होती है। जब एयर का फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, तो एयर की स्पीड ज्यादा होती है, वायु का वेग अधिक होता है, और जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम हो जाता है। बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से कम होता है। एंड व्हेन प्रेशर रिड्यूस्ड, और जब प्रेशर कम होता है, देन नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग, इस पर एक बल कार्य करता है जिसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन ऊपर की ओर होती है, और इसकी जो रूप है वो ऊपर उड़ जाती है। सो दिस इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ये भी बर्नौली के प्रमेय का एक उदाहरण है। स्विंगिंग और स्पाइनिंग ऑफ बॉल, गेंद स्विंग कैसे होती है? जब कोई स्पिनर बॉल डालता है, देन इट इज मूविंग फॉरवर्ड, यह आगे की ओर गति करती है, एंड इट ऑल्सो रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, अपने अक्ष के परितः यह घूर्णन गति भी करती है। अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति भी करती है। अगर ये अपने एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेशन मोशन कर रही है, यहां पर वेलोसिटी v है एयर की, सपोज हवा का वेग अगर v है, देन इन वन साइड ऑफ बॉल रिजल्टेंट वेलोसिटी, परिणामी वेग, इसका वेग जो है v प्लस ओमेगा आर होता है, और एक साइड वेलोसिटी va माइनस ओमेगा आर होती है। Therefore, when ball move forward, जब गेंद आगे की ओर गति करती है, तो एक साइड वेलोसिटी ज्यादा होती है, एक साइड वेलोसिटी कम होती है। जहां पर v ज्यादा होता है वहां प्रेशर कम होता है, जहां v कम होता है वहां प्रेशर ज्यादा होती है। सपोज इस साइड अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, और इस साइड अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है ड्यू टू द प्रेशर, एंड इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, और ये अपने वेग की दिशा से विचलित हो जाती है, एंड स्पिन फ्रॉम पर्टिकुलर डायरेक्शन, और एक निश्चित दिशा में गेंद स्पिन हो जाती है। दिस इज नोन एज मैग्नस इफेक्ट, इसे हम मैग्नस का प्रभाव कहते हैं, एंड दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द बर्नौली इक्वेशन। ये बर्नौली के समीकरण का एक उदाहरण है। सेकंड, एरोप्लेन, हवाई जहाज। एरोप्लेन के विंग्स का शेप ऐसा होता है कि एयर इसमें नीचे के साइड कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और ऊपर के साइड उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। जब कोई एरोप्लेन फ्लाइट लेता है, जब कोई हवाई जहाज उड़ता है, तो विंग्स के शेप के कारण यहां पर एयर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और उतने ही टाइम में नीचे के पोर्शन में जब विंग्स हवा को काटते हैं, तो यहां पर एयर कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है। यानी यहां पर स्पीड ज्यादा होती है, यहां पर स्पीड कम होती है। यहां ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एयर, यहां कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एयर उतने ही टाइम में। Therefore v2 is greater than v1। यहां पर वायु का वेग अधिक होता है, यहां पर वायु का वेग कम होता है, और जहां पर वायु का वेग कम होता है, जहां पर वायु का वेग कम होता है, सॉरी यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है, v1 is greater than v2। तो जहां पर वेग कम है वहां प्रेशर ज्यादा होता है। Therefore P1 is less than P2। यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है, एंड एरोप्लेन टेक फ्लाइट इन अपवर्ड डायरेक्शन, और हवाई जहाज ऊपर की ओर फ्लाइट लेता है। तो रनवे पर जब इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, तो इस सिचुएशन में यहां पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है और ऊपर के साइड प्रेशर कम हो जाता है, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर ड्रैग ऊपर की तरफ लगता है,
और ये फ्लैट ले लेता है। सो एरोप्लेन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। हवाई जहाज भी जो है बर्नौली के प्रमेय का एक उदाहरण है। नॉट जेट प्लेन, दिस इज नॉट जेट प्लेन, ये जेट प्लेन नहीं है, दिस इज द एरोप्लेन, ये हवाई जहाज है। These are some important examples of बर्नौलीज इक्वेशन। ये बर्नौली के समीकरण के कुछ उदाहरण हैं जो अपन ने डिस्कस किए। तो बर्नौली इक्वेशन क्लियर समझ में आ गया आपको? सम ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द ट्यूब व्हेन लिक्विड इज फ्लोइंग द स्ट्रीमलाइन कंडीशन। जब तरल धारा रेख की स्थिति में प्रवाहित हो रहा है तो इकाई आयतन की सभी ऊर्जाओं का योग नियत है। प्रेशर एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट वॉल्यूम, ऑल द एनर्जीज, सम ऑफ ऑल द एनर्जी इज कांस्टेंट। सभी ऊर्जाओं का योग इसमें नियत होता है। सभी ऊर्जाओं का योग नियत होता है। Now we discuss some problem based on the Bernoulli's equation। बर्नौली के प्रमेय पर कुछ अनुप्रयोग करेंगे अपन। सम एप्लीकेशन और बर्नौलीज इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉरिसिली एक्सपेरिमेंट। टॉरिसिली एक्सपेरिमेंट, टॉरिसिली का प्रयोग। टॉरिसिली एक्सपेरिमेंट, टॉरिसिली का प्रयोग। टॉरिसिली परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। टॉरिसिली ने एक प्रयोग किया था एंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इमर्जिंग आउट फ्रॉम ऑरिफिस। और किसी छेद में से निकलने वाले तरल का वेग प्राप्त किया। लेट माना कि a fluid is filled in a container। एक बर्तन में कोई तरल भरा हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंटेनर इज ए। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑरिफिस, इस छेद का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्मॉल है। एंड डेप्थ ऑफ दिस ऑरिफिस फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड, द्रव की सतह से इसकी जो गहराई है वो है h। दिस इज h। When orifice is open, जब ये खुला है, then liquid emerging out, तो इसमें से तरल बाहर निकलेगा। Then velocity of fluid through orifice, तो तरल का वेग क्या होगा इसमें से जब ये तरल बाहर निकलेगा, वो अपन को फाइंड आउट करना है। Let velocity of fluid moving downward is capital V in the container। इसमें जो तरल नीचे आ रहा है उसका वेग कैपिटल V है। प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ फ्लूइड इज P0। यहां पर दाब P0 है। एंड प्रेशर जस्ट आउटसाइड द ऑरिफिस इज आल्सो P0। यहां भी जो है प्रेशर P0 है। ऑन अप्लाइंग Bernoulli equation at surface of liquid and just at face of orifice। द्रव की सतह और इस छेद के जस्ट बाहर के साइड या उसकी सरफेस पर बर्नौली इक्वेशन लगाया।
इस पॉइंट और इस पॉइंट पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं. देन यू नो दैट अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन sum of all the energy of unit volume is constant. इकाई आयतन की सभी ऊर्जाओं का योग नियत होता है. यहां पर प्रेशर P नॉट, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी ली अपन ने V. यहां पर जो लिक्विड नीचे की तरफ आ रहा है उसकी स्पीड अपन ने कैपिटल V कंसिडर की है, प्लस रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी. जस्ट ऑन द फेस ऑफ ऑरिफिस प्रेशर इज आल्सो इक्वल टू P नॉट. हवा का दाब ही है वहां पर उसके फेस के साइड में. सो प्रेशर इज P नॉट 1/2 रो, वेलोसिटी स्मॉल v एंड इट हाइट टेकन 0. इसको रेफरेंस लाइन मान लिया. इसके कंपैरिजन में यहां पर पोटेंशियल थी mgh. या अगर यहां पर आप mgh1 लोगे और यहां पर mgh2 लोगे तो mgh1 माइनस mgh2 h ही आएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगी टर्म. P नॉट से P नॉट कैंसल, रो कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, देन वी गेट v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस gh इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2. देन वेलोसिटी ऑफ वाटर जस्ट कमिंग फ्रॉम ऑरिफिस, ऑरिफिस से बाहर आने वाले तरल का वेग हो जाएगा अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2gh. v जिस स्पीड से लिक्विड इसमें कंटेनर में नीचे की साइड आ रहा है, ये आ गया. बट v इज नॉट गिवन, v नहीं दिया हुआ है. और यहां पर अगर v की वैल्यू अननोन है, देन बाय अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सातत्य समीकरण लगाने पर a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2. तो यहां पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, कैपिटल है, वेलोसिटी है कैपिटल V, और ऑरिफिस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्मॉल है, और वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम ऑरिफिस स्मॉल v. तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी a इंटू v अपॉन a. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, यह मान इस समीकरण में रखने पर v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2gh, a स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2gh. If this term is very small, अगर यह मान बहुत छोटा है, because area of orifice is very small than smaller than surface area of the container, बर्तन के क्षेत्रफल की तुलना में यह संख्या बहुत छोटी है, then on neglecting this term, इसे नगण्य मानने पर a बहुत छोटा, कैपिटल की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला आ गया. लेकिन इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म, if a is very small, then velocity of water coming from orifice, तो छिद्र से आने वाले तरल का जो वेग होगा वो होगा अंडर रूट 2gh अप्रॉक्स. ये किस कंडीशन में, जब अपन ने ऑरिफिस का एरिया बहुत स्मॉल लिया है, इसका क्षेत्रफल जब बहुत कम लिया है तब. अदरवाइज उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी जो होगी वाटर की जिससे वो बाहर आ रहा है, उसका फॉर्मूला ये होगा, ए कंटेनर का एरिया है, ए इस होल का एरिया है, और बी जो है वेलोसिटी है जो ओरिफिस से लिक्विड बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी. इस इक्वेशन से अपन इस टर्म को इधर लाके v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए स्क्वायरिंग करने के बाद वो अपन निकाल सकते हैं. तो वो क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन कैपिटल A स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. देन v स्क्वायर इज कॉमन, 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. then v is equals to under root 2gh
2gh अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन कैपिटल A स्क्वायर। ये ओरिफिस से जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसकी स्पीड आ गई। और अगर 1 के कंपैरिजन में इस टर्म को निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि दिस इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1 से बहुत छोटा है, तो लिक्विड की वेलोसिटी आ जाएगी। दिस इज टॉरिसिटी एक्सपेरिमेंट व्हिच बेस्ड ऑन द बर्नौलीज इक्वेशन। ये बर्नौली की इक्वेशन पर बेस्ड टॉरिसिटी का एक्सपेरिमेंट था जो अपन ने डिटेल में डिस्कस किया है। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द बर्नौलीज थ्योरम इन द नेक्स्ट क्लास। अब अगली क्लास में अपन बर्नौलीज थ्योरम पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप ये जो है बर्नौली इक्वेशन का आंसर पढ़ के आएंगे तो अच्छे से क्लियर समझ में आएगा।